में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में सोशल अवेयरनेस या फिर जनरल अवेयरनेस इवन करंट अफेयर का पार्ट के लिए डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके बीए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बीएड, बीएलएलबी, इसके अलावा डीएलएड, इवन एमई के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। लेकिन याद रखें, जहाँ भी आपका सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस अगर पूछ रहा है, वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ कि हाँ भाई क्वेश्चन में है क्या क्या कहा जा रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट पे ही कह लीजिए, 85 कह लीजिए। कह रहा है सेकुलरिज्म रिफर्स टू। यहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब क्या, तो आपको बताना है। चार ऑप्शन है। कह रहे हैं मिक्सिंग पॉलिटिक्स विद रिलीजन, मतलब ये पॉलिटिक्स को ये रिलीजन के साथ रिलेट करना। दूसरा सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, यानी कि रिलीजन से अलग रखना पॉलिटिक्स को। दूसरा लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल एंड अनइक्वल सिटीजन्स राइट्स। हालांकि ये तीनों जो ऑप्शन है, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत है। आपका सेपरेशन होता है, यानी इंडिया में सेकुलरिज्म है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियस लोग हैं, लेकिन रिलीजन को प्रायर नहीं रखा गया है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रिलीजन को सेपरेट रखा गया पॉलिटिक्स से। अलग बात है, कभी कभी पॉलिटिक्स देखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर राइट्स आर, जो नॉर्मली हमारे राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, या कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं, या लीगल इंटाइटलमेंट होते हैं, या फिर ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ सिटीजन्स होते हैं। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, दैट इज लीगल इंटाइटलमेंट होता है। राइट जो होता है वो लीगल होता है, मतलब अगर भाई जब आपका राइट्स का वैल्यूशन हो रहा है तो आप सिंपली कोर्ट जा सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर विच अमंग दी फॉलोइंग कंट्री विटनेस ए सिविल वार ओवर दी क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को लेकर किस देश में सिविल वार का सिचुएशन हुआ था, या हुआ था किस कंट्री में हुआ, आपको बताना है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पे, दैट इज यूएस, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जब बात है स्लेवरी का, तो आपको थोड़ा इंडिया से रिलेट करना है, क्योंकि स्लेवरी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में स्लेवरी को ख़त्म करने का क्रेडिट किनको दिया जाता है। आपको पता ही है कि राजा राम मोहन राय के बारे में, जो कि 1829 के आसपास में ये एबोलिश किया गया था हमारे इंडिया में भी। और राजा राम मोहन राय उस टाइम ब्रिटिश को सपोर्ट करके साथ दिए थे कि भाई हमारे देश में भी ये सिविल स्लेवरी वाला जो सीन है इसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा ये भी है कि अब जैसे हम बात कर लिए राजा राम मोहन राय के बारे में, तो इसके साथ दो तीन सवाल यहाँ से बनते हैं। एक तो ये कि इन्होंने एक ये ब्रह्म समाज जो है इन्होंने फाउंड किया था सोशल को लेकर। ब्रह्म समाज हो गया, रिलीजियस को लेकर मतलब। इसके अलावा दूसरा ये कि इनको राजा का टाइटल किन्होंने दिया, आपको बताना है। हालांकि इतना मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जो लेटर मुगल पढ़ते हैं या डिक्लाइन ऑफ मुगल जो पढ़ते हैं, वहाँ पे वहाँ का मतलब रूलर थे, मुगल रूलर थे, उन्होंने इनको टाइटल दिया था। तो इसका आंसर आपको करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, मतलब अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका क्या मतलब? देखिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लेकिन वो पॉजिटिव में आता है। एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब उसको उल्टी सीधी करना ये वो। बट यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में बड़ा सिंपल मीनिंग है, अगर आप ऑप्शन पहले देख रहे हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन गिवन बाई स्टेट टू वीकर सेक्शन। मतलब जो भी स्टेट होंगे, देखिए स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे बिहार कोई स्टेट हो गया, यूपी, इस टाइप से नहीं। स्टेट का मतलब एक बॉडीज होता है, ये समझिएगा थोड़ा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, आरबीआई एक तरह का स्टेट है, इस तरीके से रेलवे जो एक स्टेट है, इस तरीके से और भी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्टेट के अंदर आता है, ये वो स्टेट का पार्ट होता है। ठीक है, स्टेट का मतलब एक फाइनल वो नहीं कि हाँ भाई बिहार स्टेट है, यूपी स्टेट है, वो दिल्ली को उस टाइप से नहीं होता है। ठीक, तो अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि स्पेशल प्रोटेक्शन गिवन बाई स्टेट टू वीकर सेक्शन, या उस टाइप से एक स्पेशलाइज लोगों को दिया जाता है। बट वो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जैसे बड़ा सिंपल जो गरीब लोग हैं, या गरीब या लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाता है। लाइक उन लोगों को कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए, उसके गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाए। अगर उस टाइप पे अगर काम करते तो वो मतलब वो उस केसेस में आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। आपको पता है कि हमारे देश में जो है टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं, आपको कमेंट करना है, वरना मैं आपको आंसर करता हूँ। टोटल जो फंडामेंटल राइट हमारे देश में 6 फंडामेंटल राइट है। एक क्वेश्चन आपसे ये कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है या नहीं, आपको बताना है कमेंट करके। इसके साथ ही यहाँ पे अगर ऑप्शन खेलें, राइट टू इक्वालिटी, एजुकेशन एंड फ्रीडम, ये तीनों ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट में से है, यानी 3 फंडामेंटल। बाकी 3 फंडामेंटल जो है, जो नाम मैंने यहाँ पर नहीं बताया, इसको आपको कमेंट करना है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका राइट टू हेल्थ, कोई फंडामेंटल राइट में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन नहीं है ड्यूटी। आपको पता है कि टोटल आज के टाइम में 11th ड्यूटीज़ हैं। इनिशियली ये 10 थे, लेकिन 2002 में अमेंडमेंट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, और एक ड्यूटी बना दिया गया था, मतलब एक ड्यूटी और ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी वो था जहाँ पे 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जाए, वो ऐड हुआ था बाद में। मतलब जब से जो फंडामेंटल ड्यूटी वो 11 हो गया, इनिशियली वो 10th ही थे। ठीक, तो 2002 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो है 6 से 4 ईयर के बच्चे पढ़े, उन लोगों के लिए भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डाला गया था। इसके साथ ही ये भी ऐड करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका पार्ट 4 जो है उसका पार्ट ए में आता है।
सो ये जो है आपका पार्ट 4 के अंदर आता है। पार्ट 4 के ए में, पार्ट 4 में तो आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके साथ एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे यहाँ पे, दो क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कंट्री से लिया गया है, ये दूसरा डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ये तीसरा फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, इसका आपको कमेंट करना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट एट ए प्रेजेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सा स्टेट, मतलब इनमें से कौन ऑप्शन है जो स्टेट नहीं है आज के टाइम में इंडिया में। तो इसका ऑब्वियसली ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र कह रहे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तो ऑब्वियसली इन सब का राजधानी अपने सुने होगा, लेकिन ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर का भी इस पहले सुने थे, लेकिन अब जो है ये यूनियन टेरिटरी के अंदर आ गया, ये स्टेट इनको अब दर्जा नहीं है, अब यूटी हो गए, जम्मू एंड कश्मीर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑन विच यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। मतलब इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर कह लीजिए। देखिए डिफेंस ऑफ इंडिया आप जानते हैं, ये डिफेंस ऑफ इंडिया में एयरफोर्स भी आता है, और फिशरीज का एक डिपार्टमेंट है जो कि इनके जो मंत्री कह लिए वो ये आपका आपका मंत्री जो है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, गिरिराज सिंह चौहान, ये वो गिरिराज सिंह चौहान है जो कि बेगूसराय से कन्हैया कुमार को जो हराए थे, उनको फिशरीज का डिपार्टमेंट उनको ही मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये यूनियन का पार्ट है, मतलब यूनियन का ही बॉडीज हो जाता है। एयरफोर्स भी, डिफेंस, अब एयरफोर्स और ये डिफेंस है, ये दोनों प्रेसिडेंट के अंदर में आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यूनियन का ही पार्ट हो जाता है। बट अगर सीबीआई की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मतलब ये जो होगा वो आपका सीबीआई जो है, ये यूनियन गवर्नमेंट का जो है डायरेक्ट इन पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होता है। ये अलग बात है, आज के टाइम में आप सुनते हैं कि नहीं भाई सीबीआई जो है गवर्नमेंट के अंडर में चला गया, लेकिन एक्चुअल में ये एक इंडिपेंडेंट, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस तरीके से ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक। अब लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है। 2018 में एक अमेंडमेंट लाया गया था इसमें, और लाकर यही किया कि भाई अगर मान ली किसी भी सरकारी आदमी पर आप रेड करने जा रहे हैं, तो उसमें पहले उस स्टेट की, पहला उस स्टेट के सीएम से, दूसरा या फिर आपको जो प्राइम मिनिस्टर उससे आपसे पूछना पड़ेगा, उससे पहले परमिशन लेना पड़ेगा, देन आप उस पर जाकर रेड करेंगे। यही एक बदलाव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट हैव लेजिस्लेटिव पावर। इनमें से किस में यूनियन और स्टेट में दोनों, मतलब ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें यूनियन और स्टेट का दोनों का लेजिस्लेटिव पावर होता है, मतलब दोनों जो है उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ये दोनों उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। पब्लिक हेल्थ की बात कर रहा है, ये स्टेट के अंदर आता है, स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर पब्लिक हेल्थ की बात किया जा रहा है। जैसे आयुष्मान को लेकर आप सोच सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक हेल्थ में नहीं आता है। लैंड रेवेन्यू की बात करें तो ये भी स्टेट के अंदर में ही आता है। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग जो है, इसमें जो है ये सेंट्रल खातों में होता है, सिर्फ सेंट्रल खातों में होता है ये। इसके अलावा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर जो है, ये जो है इसमें दोनों का पार्ट, मतलब यूनियन भी और स्टेट भी। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर जो है ये इन दोनों का पार्ट होता है, यूनियन का भी और स्टेट का भी। तो 93 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फेवर्ड सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेज। मतलब किनका फेवर में थे, ये हमारे देश का कोई आपको नेता का नाम बताने जिन्होंने फेवर किया था कि भाई सेल्फ गवर्निंग होइए और सेल्फ सफिशिएंट विलेज होइए, दोनों चीज़ें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट एम के गांधी, यानी कि करमचंद गांधी जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मोहनदास करमचंद गांधी फुल नेम। करे हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। जितने भी कमीशंस होते हैं उन सबको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करते हैं या सजेशन कौन देते हैं, सजेशन जो देते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर देते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 356। आपको पता ही कि तीन इमरजेंसी में तीन इमरजेंसी आर्टिकल है या तीन इमरजेंसी होते हैं। एक तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया, और एक अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये कह रहा है कि आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद बेसिकली ये जो स्टेट में अगर बाई द वे सिचुएशन खराब हो, जैसे मान लो कि स्टेट में जो सीएम है वो उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनको पावर दिया है, अगर वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे मतलब सिचुएशन क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं, अगर मान लो कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से फॉलो नहीं हो रहा, तो उस केसेस में उस स्टेट में 356 लागू किया जाएगा, आर्टिकल 356। मतलब वहाँ के जो सीएम है उसको जो उसका पावर है उसको खत्म कर दिया जाएगा। आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते, प्रेसिडेंशियल पावर टू अपॉइंट गवर्नर, असल में ये प्रेसिडेंशियल पावर टू अपॉइंट गवर्नर ये आर्टिकल 153 के आता है। आर्टिकल 153 के थ्रू है, मतलब किसी भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, इसीलिए ये जो आपका ऑप्शन है जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसको कहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे कई बार आप देखते होंगे जब सेशन चल रहा होता है, तो मान लीजिए अपोजिशन से सवाल करता है, तो सामने के जो मंत्री होते हैं, मंत्री वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा, चाहे वो ये
एयरपोर्ट को लेकर हो या फिर कंस्ट्रक्शन को लेकर हो या फिर ये और भी चीज़ है, तो आप देखो कि डायरेक्ट मंत्री जो रिप्लाई करते हैं, तो मंत्री का मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो पार्ट होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ पार्लियामेंट होगा, यानी पार्लियामेंट वो जाकर 1 to 1 रिस्पॉन्ड करते हैं। समझ में आया? तो ये रिस्पॉन्सिबल कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट, क्योंकि ये वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ भाई, आपने मान लीजिए आपने रेलवे में इतने सारे प्रोजेक्ट लाए, रेलवे में इतने खर्च किए, कहाँ किए वो बताइए, तो उसमें वो बताते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑल्टरनेटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, एक ऑप्शन ऐसी भी हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका पार्लियामेंट नहीं हो और लोकसभा हो, पार्लियामेंट नहीं हो और अगर लोकसभा हो, तो ऐसे केसेस में भी आपको लोकसभा ही मानना पड़ेगा अगर पार्लियामेंट नहीं हो तो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑल्टरनेटिव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज की बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का नहीं है। हाँ, आप 22 लैंग्वेज देखते हैं, लेकिन उन 22 में सबको एज ए इक्वल तरीके से ट्रीट किया गया, सबको किसी को ऑफिशियल नहीं बनाया गया है। ठीक है, और एक सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से शेड्यूल में आपको लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया गया है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में किस शेड्यूल में बताया गया, अब आपको कमेंट करना है, पंचायती राज सिस्टम और लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश को एज अ ऑल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइड ओवर द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु अमंग दी फॉलोइंग प्रिजाइड ओवर दी, मतलब बड़ा सिंपल है कि इनमें से कौन प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वो ओथ दिलाते हैं सेरेमनी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब क्वेश्चन फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, इसमें बेसिकली कह रहा है कि किसके प्रेजेंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओथ लेते हैं, तो चीफ जस्टिस ही होते हैं, उसके प्रेजेंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेते हैं। क्लियर है? और एक बात और, जो प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? ये प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इवन हाई कोर्ट का जज भी जो है हाई कोर्ट का जज भी वो यही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द चीफ मॉडुलस ऑपरेंडी ऑफ कल्चरल इंपेरियलिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ट्रेड। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ट्रेड होंगे, बाकी देख लीजिएगा थोड़ा। इस तरीके से सीरीज चलते रहेंगे, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, उस हिसाब से सही से देखिए, कमेंट क्या करिए कि हाँ सर इससे क्या होगा, बस उस हिसाब से आपकी वीडियोज आते जाएंगे। थैंक यू।